Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 10 Science Academy. Lesson number 7 पहचान सूक्ष्म जीव विज्ञान। दोस्तों इस वीडियो को देखने के पहले आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिए, उसमें बेसिक चीजें दी गई है। उसके बाद में आप लोग ये पार्ट 3 देखिएगा। पार्ट 1 और 2 का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो शीत पेय, आइसक्रीम, केक, शरबत, ये खाद्य पदार्थ विविध रंगों और स्वाद में मिलते हैं। शीत पेय मतलब जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, आइसक्रीम, केक या शरबत ये बहुत सारे कलर्स में भी आते हैं और इनके जो स्वाद है इनमें भी चेंजेस होते हैं। क्या सचमुच ये रंग, स्वाद और गंध जो महक है ये फलों से ही प्राप्त किए जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी के सभी चीज इसमें फलों से नहीं प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए खोजिए लिखा है शीत पेय, शरबत की बोतलें और आइसक्रीम का वेस्टर्न। आइसक्रीम का वेस्टर्न का मतलब क्या हो गया? आइसक्रीम के ऊपर का कवर है आदि पर छपे हुए घटक, द्रव्य और उनकी मात्रा पढ़िए। अब यहाँ पे देखिए हम लोग कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेस करते हैं तो उसकी जो इंग्रेडिएंट्स रहती है, उसके फैट कितना रहता है, कोलेस्ट्रॉल कितना रहता है, सोडियम कंपोनेंट कितना रहता है, ये सारी चीजें हमको उसके बॉक्स पे, उसके कवर पे लिखी हुई दिखाई देती है। अब हमको उसमें से क्या करना है, उनमें से प्राकृतिक और कृत्रिम घटक, द्रव्य को कौन से है ये निश्चित करना है। मतलब इसमें से प्राकृतिक घटक कौन सा है, कृत्रिम मनुष्य ने कौन सा घटक बनाया है, ये अब हमको पता करना है। तो व्यावसायिक उत्पादन में इस्तेमाल किए जाने वाले अमीनो अम्ल और उसके लिए उपयोगी सूक्ष्म जीव, जो अमीनो अम्ल होता है वो किस लिए, इसका कहाँ पे उपयोग किया जाता है और इसका उपयोगी सूक्ष्म जीव कौन सा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, स्रोत, सूक्ष्म जीव, अमीनो अम्ल और उसका उपयोग। तो गन्ना या चुकंदर का घोल या अमोनिया क्षार ये गन्ने से प्राप्त होता है। उसमें कौन सा सूक्ष्म जीव होता है? ब्रेवी बैक्टीरियम और कॉरिनेबैक्टीरियम, ये सूक्ष्म जीव का नाम है। और इससे क्या, इसके अंदर कौन सा अम्ल होता है? एल ग्लूटामिक अम्ल। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट बनाने के लिए या तो अजीनोमोटो बनाने के लिए। उसी तरीके से गन्ने का घोल और क्षार, उसमें कौन सा सूक्ष्म जीव होता है? एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर। और इसके अंदर कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। ये किसमें उपयोग होता है? पेय, पेय मतलब जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, गोलियां, चॉकलेट उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। ग्लूकोज और कॉर्न स्टिफ लिकर जो स्रोत है उसमें कौन सा सूक्ष्म जीव पाया जाएगा? एस्परजिलस नाइगर पाया जाएगा। और इसके अंदर क्या होता है? ग्लूकानिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? ग्लूकानिक अम्ल होता है। और इसका यूज होता है कैल्शियम और लौह की कमी को पूरा करने के लिए लवणों का उत्पादन किया जाता है। हमारे शरीर के अंदर जो कैल्शियम और लौह मतलब आयरन की कमी होती है उसको पूरा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। घोल और कॉर्न स्टिफ लिकर में लैक्टोबैसिलस डेलब्रुकी होता है। इसके अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और ये नाइट्रोजन का स्रोत होता है, जीवन सत्वों का उत्पादन करता है। फिर घोल और कॉर्न स्टिफ लिकर में एस्परजिलस फेरियस और एस्परजिलस इकोनियस ये दोनों पाए जाते हैं सूक्ष्म जीव। और इसके अंदर अमीनो अम्ल में कौन सा होता है? इटाकोनिक अम्ल होता है। और इसका उपयोग होता है कागज, कपड़े, प्लास्टिक उद्योग, गोद उत्पादन में इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे देखो एस्परजिलस नाइगर क्या चीज होती है? आपकी पसंद की आइसक्रीम, पुडिंग, पुडिंग का मतलब केक, चॉकलेट्स, मिल्क शेक, चॉकलेट पेय, इंस्टेंट सूप्स, इन्हें गाढ़ापन लाने वाला ईंधन गोंद क्या होता है? तो ये किससे मिलता है? गाढ़ा किससे किया जाता है? स्टार्च और घोल के ज़ैंथोमोनस प्रजाति द्वारा किण्वन क्रिया कराने पर ये गोंद बनते हैं। ये क्या किसके जैसा बनने लगेगा? गोंद के जैसा बनने लगेगा, मतलब गाढ़ा बनने लगेगा। गर्म तथा ठंडे पानी में घुलना, उच्च घनत्व, इन विशेषताओं के कारण उसके कई उपयोग होते हैं। मतलब ये क्या होता है? गर्म या ठंडे पानी में घुल भी सकता है और इसका घनत्व ज्यादा होता है। इसके लिए ये हम बहुत सारी चीजों में उपयोग करते हैं, जैसे रंग बनाना, खाद बनाना, तृणनाशक, कपड़ों के रंग बनाना, टूथपेस्ट बनाना, उच्च दर्जे का कागज बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा प्राप्त पदार्थ और उनके कार्य, मतलब जो सूक्ष्म जैविक द्वारा कौन कौन सा पदार्थ प्राप्त किया जाता है और उसके कार्य क्या है। देखो सूक्ष्म जैविक द्वारा कौन कौन सा पदार्थ प्राप्त किया जाता है? साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल, ये तीनों का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? अम्लीयता प्रदान करने के लिए। ग्लूटामिक अम्ल, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, प्रथिन का गठन करने के लिए।
नाइसिन, नटामाइसिन, ये किस लिए उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म जीव प्रतिबंधक के लिए। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी, B12 और B2 एंटीऑक्सीडेंट और जीवन सत्व प्राप्त करने के लिए। बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, ज़ैंथीन्स, ल्यूटिन्स, ये खाद्य का रंग, मतलब जो भी हम लोग भोजन में खाद्य मिलाते हैं। पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोलिपिड्स, इसका उपयोग कहां पे किया जाता है? इमल्सिफायर्स के लिए। वेनिलीन, इथाइल ब्यूटीरेट, फलों का स्वाद, और पेपरमिंट स्वाद, विभिन्न पुष्प और फलों की गंध, ये यहाँ से पाया जाता है। इससे क्या बनाया जाता है? इंसेंस। इंसेंस का मतलब क्या हो गया? जो भी हमारे लिए सुगंधित द्रव्य है वो। झाइलिटॉल और एस्पर्टेम में से क्या बनाया जाता है? इससे मिठास दिया जाता है। चॉकलेट्स वगैरह में जो मिठास हमको लगती है उसमें, उसके लिए क्या यूज किया जाता है? जाइलिटॉल और एस्पर्टेम। थोड़ा याद कीजिए, इसका मतलब ये क्या है? हम लोग ने 9वीं में भी पढ़ा है प्रतिजैविक किसे कहते हैं और उसका सेवन करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। यहाँ पे देखो, प्रतिजैविक में देखा जाएगा एंटीबायोटिक, हमने 9वीं में भी पढ़ा था, तो उसी का यहाँ पे दिया हुआ है। विभिन्न प्रकार के जीवाणु और कवकों से प्राप्त होने वाले प्रतिजैविकों के कारण मनुष्य और अन्य प्राणियों के अनेक रोग नियंत्रित होते हैं। तो ये जो प्रतिजैविक होता है उससे क्या होता है कि जीवाणु और कवक से जो भी प्रतिजैविक निकलते हैं, एंटीबायोटिक्स निकलते हैं, उससे मनुष्य और अन्य प्राणियों को सुरक्षा मिलती है, उसको रोग नहीं होने देती है। अब कौन कौन से एंटीबायोटिक है? पेनिसिलिन, सिफ्लोस्पोरिन्स, मोनोबैक्टम्स, बेसिट्रिन्स, एरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन्स, वैनकोमाइसिन आदि प्रतिजैविक विभिन्न प्रजाति के ग्राम पॉजिटिव्स और ग्राम निगेटिव जीवाणुओं के खिलाफ इस्तेमाल करती है। मतलब ये जो इतनी जो प्रतिजैविक दी गई है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव जीवाणुओं के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्षय रोग के खिलाफ, अगर जिसको किसी को टीबी की बीमारी है, क्षय रोग है, उसको रिफाम्यसिन का उपयोग किया जाता है। हमें अब देखो, बायोगैस संयंत्र में कौन कौन सा पदार्थों को सड़ाया जाता है? जो बायोगैस बनाया जाता है उसमें कौन कौन से पदार्थों को सड़ाया जाता है? उसमें कौन कौन से उपयुक्त पदार्थ होते हैं? इनमें से कौन सा पदार्थ ईंधन होता है और सड़ाने की क्रिया किसके द्वारा होती है? ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे। तो सूक्ष्म जैविक और ईंधन, मतलब किस तरीके से जो कीटाणु होते हैं, कीटाणु किस तरीके से सड़ा करके उसको ईंधन के रूप में हमको देते हैं या ईंधन तैयार करते हैं। बड़ी मात्रा में निर्माण होने वाले शहर के खेतों के औद्योगिक कचरे का सूक्ष्म जैविक अनाक्सी विघटन करके मीथेन गैस प्राप्त होता है। कौन सा गैस प्राप्त होता है? मीथेन गैस प्राप्त होता है। जो भी शहर में, खेत में जो भी औद्योगिक कचरे हैं उसको सूक्ष्म जैविक अनाक्सी विघटन का मतलब क्या हो गया? सूक्ष्म जीवों की तरह को लेकर के उसको सड़ाया जाता है, विघटन किया जाता है, उससे क्या निकलता है? मीथेन गैस या ईंधन प्राप्त होता है। सैक्रोमाइसिस किण्व, जब गन्ने के चोटे का किण्वन करते हैं, जो सैक्रोमाइसिस किण्व जो है ये है गन्ने के चोटे का जब किण्वन करते हैं उसमें कीड़े पैदा करते हैं, तब प्राप्त होने वाला इथेनॉल या अल्कोहल एक स्वच्छ धुआं रहित ईंधन होता है। जो इससे इथेनॉल प्राप्त होता है, जो ये अल्कोहल होता है वो क्या होता है? धुआं रहित होता है, मतलब इसके अंदर धुआं नहीं होता है। हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन माना जाता है, मतलब भविष्य में हम लोग हाइड्रोजन गैस ही इस्तेमाल करेंगे। पानी का जैविक प्रकाश अपघटन, इस अभिक्रिया में जीवाणु प्रकाशीय अपचयन करते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ईंधन की भांति विभिन्न प्रकार के औद्योगिक रसायन भी सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं। तो जिस तरीके से ईंधन बनाया जाता है उसी तरीके से औद्योगिक रसायन जो कि हम लोग उद्योग में जो भी केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं उसको भी किसके थ्रू बनाया जाता है? जैविक सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है, मतलब सूक्ष्म जीव द्वारा बनाया जाता है। उदाहरणार्थ रसायन उद्योगों में कच्चा माल के रूप में उपयोगी, जो हम लोग रसायन उद्योग में देखो कौन कौन सा माल उपयोग करते हैं? अल्कोहल, एसीटोन, कार्बनिक अम्ल, स्निग्ध घटक, पॉलीसैकेराइड, प्लास्टिक, खाद्य पदार्थों के निर्माण, इनमें से कुछ कच्चे मालों का उपयोग किया जाता है। मतलब अल्कोहल बनाने के लिए, एसीटोन बनाने के लिए, कार्बनिक अम्ल बनाने के लिए, स्निग्ध घटक बनाने के लिए, पॉलीसैकेराइड बनाने के लिए, प्लास्टिक्स बनाने के लिए, खाद्य पदार्थ बनाने के लिए हम लोग भी किसका उपयोग करते हैं? सैक्रोमाइसिस किण्व का उपयोग करते हैं। ये किस तरीके से हो रहा है? ये सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सौर ऊर्जा तो सूर्य प्रकाश से मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसको यहाँ से मिलेगा। तो इस चक्र को हमको समझना है। सौर ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के क्या करेगा? वो पेड़ पौधों को बढ़ाएगा
ये पेड़ पौधे बढ़ेंगे, पेड़ पौधे पर जब ये कटाई होगी, कटाई होने के बाद मड़ाई होगी, मड़ाई होने के बाद यहाँ पे आएगा तो ये सेल्यूलोज में रूपांतरित होगा, और जब ये सेल्यूलोज में रूपांतरित होगा तो सेल्यूलोज कहाँ पे जाएगा, सेल्यूलोज का शक्कर में रूपांतरण, मतलब सेल्यूलोज को शक्कर बना दिया जाएगा, शक्कर के कारखाने में लेके जाया जाएगा, और शक्कर के कारखाने से शर्करा निकलेगा, शुगर्स निकलेंगे। किण्वन की प्रक्रिया द्वारा द्रव रूप जैव ईंधन का निर्माण, और इसका क्या आ जाएगा, जैव ईंधन बनाया जाएगा। जैव ईंधन क्या करेगा, वो प्लेन में यूज होगा, ट्रक में यूज होगा, कार में यूज होगा। जब इसमें जैव ईंधन का उपयोग होगा तो वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ करके यहाँ से फिर से सौर ऊर्जा की सहायता से वो फिर से पेड़ पौधों का उत्पादन करेगा। प्राकृतिक 7.7 का निरीक्षण कीजिए, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। जैव ईंधन के संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो जैव ईंधन क्या चीज है, नवीकरण योग्य ऊर्जा स्रोतों में जैव ईंधन यह महत्व का साधन है। मतलब जो नवीकरण है, मतलब जिस तरीके से उसका नवीकरण किया जाता है, फिर से नया बनाया जा सकता है, उसमें जैव ईंधन जो है यह महत्व का साधन है। यह ईंधन ठोस मतलब पत्थर का कोयला, गोबर, फसलों का अवशेष, ये चीज ठोस में आ गए। द्रव में क्या क्या है, वनस्पतिक तेल, अल्कोहल। गैस में क्या आ गया, गोबर गैस और कॉल गैस। तो मतलब ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है। इन रूपों में उपलब्ध होते हैं। ये ईंधन प्रचुर मात्रा में और आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। ये ईंधन किस में प्राप्त होगा, बहुत ही प्रचुर मात्रा में और आसानी से मिल सकता है। भविष्य के लिए यह विश्वसनीय ईंधन है, मतलब भविष्य में ये कभी समाप्त होने वाला ईंधन नहीं है। फिर सूक्ष्म जैविक प्रदूषण नियंत्रण। अब हमको जो ये सूक्ष्म जैविक प्रदूषण होता है उसको हम लोग किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ ठोस कचरा, निष्कासित जल और विभिन्न प्रदूषक, ये घटक भी बढ़ते, जैसा जैसा हमारी जनसंख्या बढ़ेगी ठोस कचरा भी बढ़ेगा, निष्कासित जल भी बढ़ेगा और विभिन्न प्रदूषक भी बढ़ेंगे। ये घटक भी बढ़ते जाते हैं। इनके साथ साथ फैलने वाले रोग और पर्यावरण को होने वाला क्षय, ये भी वैश्विक समस्याएं हैं। जो बढ़ती हुई जनसंख्या है इसके कारण बहुत सारे रोग फैल रहे हैं, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, वैश्विक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। विशेषकर जनसंख्या के उच्च घनत्व वाले भारत जैसे देश के शहर इन समस्याओं से ग्रसित है। मतलब ज्यादा करके देखा जाएगा तो जनसंख्या से कौन ग्रसित है, भारत जैसा शहर जो है इस समस्याओं से ग्रसित है। इन समस्याओं का उचित समय पर और उचित मात्रा में हल ना निकाला गया तो सभी प्रकार के सजीवों की आने वाली पीढ़ियों जीवन में खतरे में पड़ जाएगा। अगर इस समस्या का जो प्रदूषण है इसको हम लोग ने इसका कुछ हल नहीं निकाला तो आने वाली पीढ़ियां जो है खतरे में पड़ जाएंगी। सूक्ष्म जीवों के पर्यावरणीय योगदान के बारे में अब हम लोग देखते हैं कि सूक्ष्म जीवों को किस तरीके से पर्यावरण में हमको नियंत्रण रखना चाहिए। इसको हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, बायोगैस संयंत्र लगा सकते हैं, मतलब बायोगैस का यंत्र लगा सकते हैं। कंपोस्ट निर्माण के माध्यम से ठोस कचरे का निपटारा करने के लिए सूक्ष्म जीवों की सहायता ली जा सकती है। मतलब जो कंपोस्ट निर्माण मतलब खाद के निर्माण के लिए भी जो ठोस कचरा है उसको निपटारा करने के लिए सूक्ष्म जीवों की सहायता ली जा सकती है। यह आपको पता है, ये सभी आप लोगों को पता है। तो फिर बड़ी मात्रा में रोजाना जमा होने वाले कुछ टन शहरी कचरे का उचित पद्धतिकरण निपटारा कैसे किया जाता होगा। जैसे हमारे आसपास में बहुत सारे कचरे इकट्ठे होते हैं तो टन में होता है, एक टन में 1000 किलो होता है। तो कुछ इनका किस तरीके से, इस कचरे का निपटारा किस तरीके से किया जाता होगा। हर घर में गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग रखने के लिए क्यों कहा जाता है। देखो गवर्नमेंट ने हमको बोला कि गीला कचरा सूखा कचरा अलग रखो ताकि सूखे कचरे का अच्छे से निष्कारण किया जा सके। वर्गीकृत कचरे में के बाद में क्या किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, गीला कचरे से खाद वगैरह बना दिया जाता है, सूखे कचरे को अलग से निस्तारित किया जाता है। सूखे कचरे का निपटाए करने की सबसे उचित पद्धति बताइए। यहाँ पे देखो भूजल स्तर पर निगरानी रखने के लिए कुआं, ये क्या है, ये एक प्रकार का कुआं है। और यहाँ पे ये जो कचरा है ये कचरे को मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है। जब मिट्टी के नीचे दबा दिया जाएगा तो यहाँ से कचरे का विघटन होकर के वहां क्या निकलेगा, मीथेन गैस निकलेगा। और ये इसके ऊपर क्या है, कचरे के ऊपर मिट्टी की परत लगा दी गई है। और यहाँ से गटर के पानी पर प्रक्रिया, तो यहाँ पे जो गटर का पानी हमारा जो जाता है उसके ऊपर से मीथेन गैस क्या क्या प्रक्रिया करता है वो सारी चीजें आप हम यहाँ पे देखेंगे। तो भूमि भरण स्थल, तो इसको क्या किया जाता है कि कचरे को जमीन के अंदर दबा दिया। शहरों में इकट्ठा हुए
विघटनशील कचरे को इस पद्धति के लिए उपयोग में लाया जाता है। जितने भी शहर में कचरे हैं उसको इसी पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। शहर बस्तियों से दूर, जहाँ पे शहरी बस्ती है वहां से काफी दूर खुली जगह पर गड्ढा करके उसमें प्लास्टिक का अस्तर डाला जाता है। उसमें प्लास्टिक का क्या किया जाएगा, अस्तर डाला जाएगा। कचरे से अशुद्ध और विषैला द्रव्य झड़ कर मिट्टी को प्रदूषण ना हो इसके लिए सावधानी बरती जाती है। मतलब यहाँ से प्लास्टिक इसलिए डाला जाता है कि जो कचरा है, कचरे से कोई विषैला द्रव्य जो है मिट्टी को प्रदूषित ना करे। दाब दे करके संपीड़ित किया हुआ कचरा, मतलब इसको खूब जोर से दबाया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, तैयार किए हुए गड्ढे में डाला जाता है। उस पर मिट्टी, लकड़ी का भूसा, हरा कचरा और वैश्विक जैव रसायन इनकी परत चढ़ाते हैं। यहाँ पे किसकी परत चढ़ाई गई, मिट्टी की, लकड़ी की भूसा का, हरा कचरा और विशिष्ट जैव रसायन इनकी परत चढ़ाते हैं। कुछ जगहों पर उनमें बायोरिएक्टर्स मिलाए जाते हैं और कुछ जगह पे क्या मिलाया जाता है, बायोरिएक्टर्स मिलाए जाते हैं। कचरा और मिट्टी के सूक्ष्म जीव कचरे का विघटन करते हैं। कचरा जो है और मिट्टी जो है वो उनके जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या करते हैं, कचरे को विघटन करते हैं, अलग अलग करते हैं। गड्ढा पूरा भरने के बाद मिट्टी से लेप कर बंद कर दिया जाता है और गड्ढा जब पूरा भर जाएगा तो यहाँ पे मिट्टी से लेप दिया जाता है। मतलब इस तरीके से मिट्टी से दबा दिया जाता है ताकि वहां पे कुछ जगह ना खाली रहे। कुछ हफ्तों के बाद उस जगह पर उत्कृष्ट खाद बनती है और यहाँ पे क्या बनेगा, मीथेन गैस बनेगा या उत्कृष्ट खाद बनेगा। खाद निकालने के बाद खाली हुआ भूमि भरण स्थल पुनः उपयोग में लाया जाता है और खाद निकालने के बाद ये जो जगह है ये फिर से उसी काम में लाया जाता है। यहाँ पे निरीक्षण कीजिए, ग्राम पंचायत, नगर निगम, विशेषतः महानगर निगम कचरा उठाने वाले वाहनों का निरीक्षण कीजिए। मतलब जो आप लोगों के पास ग्राम पंचायत है, नगर निगम है या महानगर पालिका है, वो कचरा उठाने वाले वाहन का निरीक्षण कीजिए। आजकल उन गाड़ियों में ही कचरे को दबा करके उनका आयतन कम करने की सुविधा होती है। जो नई नई गाड़ियां आई है उसमें जो कचरा है, कचरे को भर करके उसको दबा दिया जाता है। इस विधि को करने के लाभ बताइए, यहाँ पे इसका क्या लाभ हो सकता है। घरेलू गंदे पानी का व्यवस्थापन, जो हम लोग के घर से जो गंदा पानी बाहर निकलता है उसको किस तरीके से हम मैनेज करते हैं। गांव के प्रत्येक घर का गंदा पानी पास वाले जमीन में या बायोगैस संयंत्र में छोड़ा जाता है। मतलब गांव वगैरह में क्या किया जाता है, जो भी गंदा पानी है वो बायोगैस संयंत्र में छोड़ा जाता है। पर बड़े शहरों का इकट्ठा गंदा पानी जल प्रक्रिया केंद्र में ले जाकर उसके सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाएं की जाती है। मतलब यहाँ जो हमारे शहर में, मुंबई जैसे शहर में, यहाँ से गंदा पानी जो है जल प्रक्रिया केंद्र में ले जाकर के सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाएं करनी होती है। गंदे जल में किसी भी यौगिक का विघटन करने वाले, उसी प्रकार कॉलरा, दस्त या विषम ज्वर के जीवाणु को नष्ट करने वाले सूक्ष्म जीवों को उसमें मिलाया जाता है। जो हमारे घर से जो गंदे पानी जो जल प्रक्रिया केंद्र में लेके जाया जाता है, कॉलरा, दस्त या विषम ज्वर के जो भी जीवाणु होते हैं उसको मिलाया जाता है। वे उस गंदे जल में स्थित कार्बनिक पदार्थों का विघटन करके मीथेन गैस बनाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करती हैं। जो ये कॉलरा, दस्त और विषम ज्वर के जो जीवाणु हैं वो क्या करता है, गंदे पानी के सूक्ष्म जीव को, कार्बनिक सूक्ष्म जीव को खा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन गैस बनाता है। फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग जीवाणु ये गंदे जल में स्थित मानव निर्मित रसायनों का विघटन करते हैं। और जो फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग जीवाणु है ये गंदे जल में जो भी मानव निर्मित रसायन रहता है उसका विघटन करता है। इस प्रक्रिया में नीचे तल में जमा हुआ अवशिष्ट, जो नीचे जो पानी के नीचे साइड में जो जमा हुआ अवशिष्ट है, ये खाद के रूप में पुनः उपयोग में लाया जाता है। ये खाद के रूप में फिर से उपयोग में लाया जाता है। ऐसी सूक्ष्म जैविक क्रिया होने के बाद बाहर निकलने वाला पानी का प्रवाह पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित होता है। और जब ये सारी प्रक्रियाएं कर ली जाती है तब ये क्या होता है, पर्यावरण की दृष्टि से ये काफी सुरक्षित होता है। गंदे जल से प्रदूषित हुए पर्यावरण को जैव उपचार करने हेतु सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जैव उपचार करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसके आगे का भाग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।